बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। और साथ साथ आपको जुम्मा मुबारक कहेंगे जी। और गुड मॉर्निंग पब्लिक के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूँ अरमला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और आपकी सुबह अच्छी हुई होगी। और आप आज जुम्मा का, चूँकि मेरा इस वीक का लास्ट वर्किंग डे है, वीकेंड लॉन्ग वीकेंड होता है मेरा, लेकिन बहुत सारे लोगों की बहुत सारी प्लानिंग होती है। और आजकल वैसे मुझे लगता है पता नहीं क्यों दावतों वगैरह का सीज़न बहुत ज़्यादा चल रहा है। उसकी रीज़न मुझे समझ नहीं आ रही। मे बी ये पोस्ट वेडिंग और अभी भी शादियों का सिलसिला भी तो वैसे जारी है, ये भी एक फैक्टर हो सकता है। अच्छा जी, इसके साथ साथ आपको पता है हमारे शो के अंदर मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर हम बात करते हैं, लेकिन आज जो पहला हमने डिस्कशन करनी है जिस टॉपिक पे, और कल भी हमने बात की थी कि कल कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ और जिसमें पाकिस्तान ने जो पहलगाम वाक़या है उसके बाद जो भारतीय एकतरफ़ा इक़दामात का मुंह तोड़ जवाब देने का जो केले ऐलान भी किया है और दिया भी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जी कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ और इसमें सिविल और अस्करी क़यादत ने शिरकत की। कौमी सलामती कमेटी ने जी भारत से हर किस्म के तिजारत, वाघा बॉर्डर और फ़िज़ाई हदूद बंद करने का फैसला किया। और कमेटी ने कहा है कि पानी रोकने या पानी का रुख मोड़ने के इक़दाम को ऐलाने जंग तस्वुर किया जाएगा। सिविल और अस्करी क़यादत ने साथ साथ ये भी बहुत क्लियर मैसेज दिया है कि पाकिस्तान अपने आबी वसाइल, कौमी खुद मुख्तारी और सरहदी सालमियत पर कोई समझौता नहीं करेगा। जो एलामिया जारी किया गया जी इस इजलास का, उसके मुताबिक भारतीय शहरियों के सार्क वीज़े मुअत्तल कर दिए गए हैं। सिख यात्री जो हैं वो इससे मुस्तस्ना होंगे। तमाम भारतीय शहरियों को 48 घंटे में मुल्क छोड़ने की हिदायत कर दी है, जबकि भारतीय मलकियत या भारतीय ऑपरेटर्स की तमाम परवाज़ों के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद फौरी तौर पर बंद कर दी गई है। शिमला मुआहदा समेत भारत के साथ तमाम दो तरफा मुआहदे मुअत्तल करने पर भी गौर किया गया है, जबकि भारतीय दिफाई, फ़िज़ाई और बहरी जो मुशीरों को नापसंदीदा शख्सियत करार देकर पाकिस्तान छोड़ने का भी हुक्म दे दिया गया है। पाकिस्तान ने बड़ा क्लियर मैसेज दिया है, क्योंकि हम पिछले दिनों कुछ जब से ये पहलगाम वाक़या हुआ है, जिस तरह से इंडिया पाकिस्तान को डायरेक्टली टारगेट करके उनका मीडिया के लोग, उनके पॉलिटिशियंस, इनफैक्ट मैं कुछ देख रही थी ट्विटर के ऊपर जिस तरह की ट्वीट्स आ रही थी विदाउट एनी एविडेंस, लॉजिक, हर चीज़ के पाकिस्तान को ज़िम्मेदार ठहराया जा रहा था और एक परसेप्शन बिल्ड किया जा रहा था कि पाकिस्तान इस टेररिस्ट अटैक के अंदर डायरेक्टली मुलव्वस है, जिसका कल बड़े वाशगाफ अल्फाज के अंदर बहुत क्लियर मैसेज दिया गया है कि अगर इंडिया एक तरफा कोई भी इक़दाम करेगा तो पाकिस्तान उसका भरपूर जवाब देने का जो सलाहियत भी रखता है और हमने दिया भी है। और ये जो मैसेज दिया गया, आई थिंक इट्स लाउड एंड क्लियर कि अगर आप अपने तौर पर कोई भी इल्ज़ाम तराशी करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो पाकिस्तान उसका जवाब देगा। प्रोग्राम में जी आगे बढ़ते हैं और अब पंजाब हुकूमत की बात कर लेते हैं, जिसने लाहौर में अब जदीद दौर की जो ट्रांसपोर्ट सहूलियात हैं उसकी तरफ एक नया कदम उठाया है। और अवामी सहूलत और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को मद्देनज़र रखते हुए जी लाहौर में इलेक्ट्रिक बसेस का आगाज़ कर दिया गया है। ये जो लेटेस्ट माहौल, जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली कह लें, माहौल दोस्त कह लें, बसेस ना सिर्फ शहरियों को बेहतर और आरामदेह सहूलत फराहम करेंगी, बल्कि जो फ़िज़ाई आलूदगी है जिसमें हम हमेशा बात करते हैं कि बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हो रहा है, उसका भी ज़रिया नहीं बनेगी। ये इक़दाम ना सिर्फ लाहौर की जी ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को तरक्की देने की एक रोशन मिसाल है, बल्कि ये भी ज़ाहिर करता है कि हुकूमत पायदार तरक्की और अवामी फलाह को अपनी तरजीहात में शामिल रखे हुए है। इलेक्ट्रिक बसेस जी इस वक्त एक ही रूट पर चल रही हैं और क्या इनका फर्दर फ्यूचर में लायामल होगा, इसका रूट जो है वो वसी किया जाएगा या नहीं, इसी हवाले से जो हमारे नुमाइंदे हाफिज़ उस्मान है वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर जी। तो नाजरीन, शहर लाहौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर करने के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से शहर लाहौर में इलेक्ट्रिक बसेस को चलाया गया। ना सिर्फ शहर लाहौर में बल्कि इसका दायरा कार पंजाब भर में वसी किया जाने लगा है। इस वक्त मैं इलेक्ट्रिक बस के साथ ही मौजूद हूँ। इलेक्ट्रिक बस को कैसे बनाया गया है, इसके अंदर कितनी सीटें हैं, कितने मुसाफिर इसके अंदर ट्रैवल कर सकते हैं, इस बस के कितने स्टॉप हैं, किस रूट पर ये बस ट्रैवल करती है शहर लाहौर की
कौन कौन सी सड़कों पर ये बस चलती है, आइए आपको दिखाते हैं। जी कुछ शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर बताइएगा कि ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाई गई है पंजाब हुकूमत की जानिब से, इलेक्ट्रिक बसेस चलाई गई हैं, इनको माहौल दोस्त बसेस भी कहा जाता है, तो आप क्या समझते हैं शहर लाहौर में जो इसका एक रूट बनाया गया है ग्रीन टाउन से रेलवे स्टेशन तक, तो आप समझते हैं कि इसके मज़ीद रूट भी बनने चाहिए शहर लाहौर में, पंजाब में चलना चाहिए इसको? सर सबसे पहले तो ये है कि ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और ये होना चाहिए था। हम बहुत देखिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाहौर में तकरीबन आलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी। नून लीग ने मेट्रो भी यहाँ पे जो है चलाई है, उसके बाद ऑरेंज ट्रेन चलाई है, और अब ये जो रूट है ख़ास तौर पे ये ग्रीन टाउन टाउनशिप जो यहाँ की आवाम थी, इनके लिए ये बहुत ज़रूरी था। लाहौर के लिए भी इसलिए ज़रूरी है ये इलेक्ट्रिक सर्विस, क्योंकि आपको पता है कि टेम्परेचर जो है दिन ब दिन ऊपर जा रहा है, एनवायरनमेंट दो फ्रेंडली ये जो बसें हैं, और ये होनी चाहिए। अब लाहौर में ये चलाना चाहिए क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत कम है लाहौर शहर के अंदर। एक वक्त था बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ होती थी लाहौर में, लेकिन अब नहीं है, तो हर बंदा अपनी गाड़ी पे जा रहा है। जब से ये रूट चला है, एक तो किराया बहुत मुनासिब है 20 रुपये, दूसरा यह है कि जितने ताजर हैं, मेरे पास खुद अपनी गाड़ी, मैं अपनी गाड़ी पे ऑफिस जाता था, जब से ये बस सर्विस शुरू हुई है सिर्फ 20 रुपये किराया है। मैं यहाँ से एयर कंडीशन में बैठता हूँ घर के पास से और सीधा अपने ऑफिस के पास उतर जाता हूँ, तो रूट पे गाड़ियाँ कम होना शुरू हो गई हैं, ताजर भी इसी पे जाना शुरू हो गए हैं। थोड़ा सा टाइम लगाती है, सवा घंटा जो लगाती है गाड़ी स्टेशन पे जाने पर, जो इसमें वो आदमी बैठ सकता है जो मतलब फारग बंदा हुए, वेला बंदा हुए, काम वाला बंदा नहीं बैठ सकता। काम वाला बंदा बैठ सकता है पूरा घंटा पहले जाए। ठीक है जी, मतलब जाना ना 9 बजे काम पे जाना है, वो 8 बजे बैठे काम गाड़ी में। ठीक है, मस्त सर्विस अच्छी है गाड़ी की, बहुत अच्छी सर्विस है। पंचायती लेट है आप? पंचायती लेट है सर, ये बात है, और बात कोई नहीं सर। बस के अंदर हम मौजूद हैं, इलेक्ट्रिक बस के अंदर मुसाफिरों से भी गुफ्तगू कर रहे हैं। आपको इस बस के फ़ीचर्स बताते चले तो इस बस में सबसे पहले बात की जाए तो जो आपने बस के अंदर मोबाइल यूज़ करना है उसके लिए चार्जिंग पोर्ट्स जो हैं वो दिए गए हैं, और इसी के साथ साथ मज़ूर अफराद के लिए स्पेशल इस बस में सीट्स जो है वो मुख्तस की गई हैं। मेरा कैमरामैन अज़मत आपको दिखाए तो ये मज़ूर अफराद के लिए ये सीट्स जो हैं वो दी गई हैं, और बाकायदा तौर पर अगर कोई व्हील चेयर पे आया उसके लिए एक स्टैंड भी दिया गया है, और ये बटन साथ दिया गया है जो इस स्टैंड को खोलता है जो व्हील चेयर बस के अंदर दाखिल करनी हो। तो ये इसके फ़ीचर्स हैं। इसी के साथ साथ जो इलेक्ट्रिक बस है वो एयर कंडीशनर भी है, और इसी के साथ साथ ये स्टॉपर्स लगे हैं। एमरजेंसी की सूरत में अगर बस को अलार्म करना हो तो ये ड्राइवर को अलार्म करता है ये स्टॉपर। तो इसी के साथ साथ मज़ीद जो है वो जदीद तर्ज पर ये बस बनाई गई है, इलेक्ट्रिक बस है, ऑटो बस है। इसको जो है वो बाकायदा तौर पर पायलट जो है वो आगे से मॉनिटर करता है। इसमें एक कंडक्टर जो है वो दिया गया है। इसी के साथ साथ बस है वो मुकम्मल तौर पर एयर कंडीशनर है। इस बस में जो मुसाफिरों की कैपेसिटी है वो कम अज़ कम जो 40 से 42 अफराद हैं वो इसमें ट्रैवल कर सकते हैं। खड़े होने के लिए ये स्टैंड्स दिए गए हैं, बाकायदा तौर पर सीट्स भी इंस्टॉल की गई हैं इसमें, और इसी के साथ साथ शहरियों को फैसिलिटेट करने के लिए इस बस को मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रिक बनाया गया है, और माहौल दोस्त जो है वो इस बस को बनाया गया है। अच्छा आप बताइएगा कि आपके क्या रिव्यूज़ हैं इस बस के बारे में, कैसा सफ़र रहा आपका? अभी तक तो आज मेरा वैसे फ़र्स्ट टाइम है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो अच्छा जा रहा है। अच्छा ये बताइएगा आपने इस बस में ट्रैवल करने के लिए किराया कितना दिया, और थोड़े से फ़ीचर्स बताइएगा कौन कौन से फ़ीचर्स आपको पसंद हैं? नहीं, मैंने कोई किराया वगैरह तो नहीं दिया क्योंकि मैं खुद स्टूडेंट हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से, और फ़ीचर्स के हवाले से हाँ बस साफ़ सुथरी है, ये है स्पेशियस है काफ़ी। जो यंग जनरेशन के लिए सबसे बड़ी इसमें चार्जिंग पोर्ट है, और दूसरा वाईफाई की सहूलत है।
ये मुझे वैसे भी पता लगा है कि ये डीलक्स में डील हुई मेरी। ये अच्छा है कि गवर्नमेंट ने एक नई सर्विस जो है वो निकाली है, जिसके अंदर हमारी यंग जनरेशन के लिए जो है वो वाईफाई और ये सब पोर्टेबल डिवाइसेस अवेलेबल हैं। जी किसी और से भी बात करेंगे, मेरे साथ ही मौजूद रहिएगा। अच्छा मैडम आप बताइएगा कैसा लगा आपको इस बस में सफ़र करके? अच्छा है, कन्वीनियंट है, ठीक है। दूसरा स्टूडेंट्स के लिए फेयर फ्रेंडली है। उसके बाद फैसिलिटीज़ भी अच्छी हैं, मैनेजेबल है और टाइम सेविंग भी है। तो आप स्टूडेंट है, आपको फ्री ये बस सर्विस? जी मैं स्टूडेंट हूँ और मेरे लिए मतलब काफ़ी कन्वीनियंट है, मतलब ये हर स्टॉप पे रुकती है तो। अच्छा दूसरा ये बताइएगा कि इसका ना एक रूट है रेलवे स्टेशन से ग्रीन टाउन और ग्रीन टाउन से रेलवे स्टेशन। आप समझती हैं कि इसके लाहौर में मज़ीद रूट भी बनने चाहिए? जी काफ़ी एरियाज़ हैं, मतलब जो काफ़ी रिमोट एरियाज़ हैं, वहाँ पे भी इस तरह की सर्विस हो जाए तो दूसरे लोगों के लिए भी आसानी हो जाएगी। आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा इसमें सफ़र करके, और दूसरा क्या रिव्यूज़ हैं आपके इस बस के बारे में? जी बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है मरीम नवाज़ ने, मतलब बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से एसी की सहूलत यहाँ पे मिली हुई है। उसके अलावा वाईफाई, फ्री वाईफाई की सहूलत भी मौजूद है और चार्जिंग पोर्ट्स भी हैं, तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी हो रही है, स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा। अच्छा दूसरा ये बताइएगा कि जिन इलाकों में लाहौर के जिन इलाकों में ये नहीं चल रही, तो आप क्या समझती हैं उन इलाकों में ये चलनी चाहिए? आप चूँकि कह रही हैं अच्छी सहूलत है, तो क्या कहना चाहेंगी, चलनी चाहिए उन इलाकों में? जी ज़रूर चलनी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है स्टूडेंट सबसे ज़्यादा इससे ज़्यादा वो फ़ायदा उठा रहे हैं, तो बाकी इलाकों में भी स्टूडेंट्स को इससे सहूलत मिलनी चाहिए जैसे हम उठा रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, किसी और से बात भी करेंगे। कैसा रिव्यू है आपका, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मज़ीद इलाकों में भी चलनी चाहिए, थोड़ा सा रिव्यू? जी ये बस अच्छी है, कन्वीनियंट है। इसके रूट्स काफ़ी ज़्यादा हैं दूसरी स्पीड और मेट्रो के निस्बत, और भी रूट्स में चलनी चाहिए ताकि दूसरे लोगों को भी आसानी, और स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ईजी है क्योंकि रेंट फेयर नहीं पे करना पड़ता, आपको स्टूडेंट कार्ड सिर्फ दिखाना पड़ता है। और दूसरी बात ये है कि ये एंटी पोल्यूटेंट है, इस वजह से भी ये अच्छी है। आप समझती हैं कि स्टूडेंट के लिए ये एक अच्छा इक़दाम है? इसके लिए भी, और जो ओल्ड एज हैं उन लोगों के लिए अच्छी है। जी नाज़रीन, आपको हमने जो पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने के लिए इलेक्ट्रिक बसेस जो हैं वो शहर लाहौर में चलाई गई, ग्रीन टाउन से रेलवे स्टेशन तक इसका रूट जो है वो पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी की जानिब से रखा गया, और जो पब्लिक है वो इससे फैसिलिटेट हो रही है। पब्लिक ने भी बड़ी इसकी तारीफ़ की, इस इनिशिएटिव की, सीएम पंजाब के। तो इस वक्त मेरे साथ पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर मेरे साथ मौजूद हैं, हसन फ़ाइक साहब। उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। दूसरा सबसे पहले ये बताइएगा कि शहरियों ने तो बहुत तारीफ़ की इस इनिशिएटिव की, जो इलेक्ट्रिक बसेज़ हैं, तो आप इसको कैसा समझते हैं, इस मंसूबे को आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी चीफ़ मिनिस्टर साहिबा के विजन के मुताबिक ये जो माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसेस चलाई गई हैं, ये ज़ीरो एमिशन पे चल रही हैं। इसका मतलब है कि इसके अंदर कोई डीज़ल की कंबशन नहीं है और प्योर इलेक्ट्रिक बसेस हैं, जिसके अंदर बैटरी के ऊपर ये बसेस चार्ज होती हैं और फिर अपना सफ़र बिल्कुल क्लीन और अच्छी एनवायरनमेंट के साथ ये तय करती हैं। इसके अलावा क्योंकि इसकी ज़ीरो एमिशन है, तो लाहौर जो कि स्मोक रिडन है आजकल, उसके हल के लिए ये एक इंतहाई अच्छा इनिशिएटिव है, जिसके अंदर इंतहाई मुनासिब टिकट जो कि सिर्फ 20 रुपये है सबके लिए, उसके ऊपर उनको सफ़र मुहैया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, जो माजूर अफराद हैं और जो सीनियर सिटीज़न्स हैं, उनके लिए मैडम साहिबा की डायरेक्शन के ऊपर फ्री टिकट्स उन्हें मुहैया की जा रही हैं। अच्छा दूसरा ये बताइएगा कि शहरियों की जानिब से जहाँ पे तारीफ़ की गई, तो उनकी जानिब से एक सवाल भी किया गया पंजाब ट्रांसपोर्ट की तरफ। उन्होंने कहा कि बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, बड़ा अच्छा इक़दाम है, पब्लिक फैसिलिटेट हो रही है इससे, लेकिन लाहौर में सिर्फ एक ही रूट पर ये इलेक्ट्रिक बसेस चल रही हैं। इनके मज़ीद रूट भी फाइनलाइज़ किए जाएंगे पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी की जानिब से? कोई आपकी जानिब से कोई रूट, मज़ीद रूट्स पर भी बसेस चलाई जाएंगी? देखें, लाहौर जिस तरह के मैंने आपको बताया कि इस टाइम स्मोक रिडन है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इसको स्मोक से आज़ाद कराने के लिए बहुत सीरियस इक़दामात ले रही है।
उस सिलसिले में यहाँ पर मज़ीद इलेक्ट्रिक बसेस जो हैं चलाई जानी हैं और आहिस्ता आहिस्ता तमाम डीज़ल बसेस को लाहौर से ख़त्म कर दिया जाएगा। इसी तनाजुर में ना सिर्फ लाहौर बल्कि फ़ैसलाबाद, बहावलपुर, मुल्तान और रावलपिंडी के अंदर भी तकरीबन 500 के करीब बसेस चलाई जानी है और उसके लिए तेज़ प्रोसेस के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इन बसेस को लाने के लिए पूरे इक़दाम कर रही है। बसेस की बात हो रही है तो इनकी ये बताइएगा, चूँकि ये सारी बसेस इलेक्ट्रिक हैं और बैटरीज़ पे चलती हैं, तो इनकी बैटरीज़ की कितनी वारंटी है और कितनी मियाद है इनकी, ये कब तक जो है वो ये बैटरीज़ चल सकती हैं? थोड़ा बैटरीज़ के बारे में बताइएगा कि इनको कोई इनकी वारंटी है। आप बता रहे थे कि इनकी वारंटी भी है और ये 20 साल तक चल सकती हैं, तो थोड़ा आप बताइएगा कि इनके बारे में क्या कहना चाहिए। जी, हमारी जो बसेस हैं वो इंतहाई पायदार रही हैं, जिसकी जो बॉडी और मोटर की वारंटी है वो 12 साल तक है और हमारी बैटरीज़ की वारंटी 8 साल तक है। इसका मतलब है कि अगर बैटरी कहीं पर भी किसी भी साल 8 साल के अंदर ख़राब होती हैं तो कंपनी जिसने बस ये बनाई है वो उसको फ़ौरन रिप्लेस कर देगी और बिल्कुल इन बैटरीज़ की जो ऑपरेशनलाइजेशन है, इनकी जो चलने की मियाद है वो 8 साल से भी ऊपर है। लेकिन 8 साल तक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को कोई इस सिलसिले में तकलीफ़ नहीं होनी। इसके अलावा इन बैटरीज़ को चार्ज करके जो बसेस चल सकती हैं वो कम से कम 250 किलोमीटर है एक चार्ज के अंदर और इनको रात के वक्त चार्ज किया जाता है और इसके बाद 16 घंटे के ऑपरेशंस के अंदर ये बसेस लाहौर को बिल्कुल ज़ीरो मिशन के ऊपर जो ट्रांसपोर्ट है वो मुहैया करती है। बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। आपने गुफ्तगू सुनी पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर हसन फ़ाइक की। इसी तनाजुर में मेरी CEO पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी महताब हसन साहब से भी बात हुई, तो उनका भी यही कहना था कि जहां पर पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी और हुकूमत पंजाब जो है वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है पब्लिक को फैसिलिटेट करने के लिए, तो पब्लिक के लिए भी यही मैसेज है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, इलेक्ट्रिक बसेज़ हैं, उनकी हिफाजत की जाए। बाकायदा तौर पर उनकी सफाई सुथराई का ख़्याल भी शहरियों को ख़ुद रखना चाहिए, चूँकि ये आवाम का असासा है और ये पब्लिक को फैसिलिटेट करने के लिए ये मंसूबा लगाया गया है। इसी तनाजुर में जब हमारी पब्लिक से भी बात हुई तो पब्लिक का भी कहना था कि ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का अच्छा इनिशिएटिव है। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं और ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको थैलेसीमिया के मुतालिक एक रिपोर्ट दिखाई थी। बड़ी जामे रिपोर्ट थी जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स को डिस्कस किया गया था कि कितना ज़रूरी है काउंसलिंग और ये सारी चीज़ें। लेकिन आज हम बात चूँकि थैलेसीमिया के हवाले से कर रहे हैं, तो हर साल जी हज़ारों बच्चे, सिर्फ इसलिए बच्चे नहीं बल्कि उनकी फैमिलीज़ भी ज़िंदगी भर की अजियत में मुब्तला हो जाती हैं क्योंकि उनके वालिदैन होते हैं शादी से कबल एक सादा सा जो टेस्ट है, ब्लड टेस्ट, उसकी अवेयरनेस नहीं होती या करवाते नहीं हैं या लापरवाही करते हैं, या तो उन्हें इल्म भी नहीं होता कि वो थैलेसीमिया के कैरियर हैं। तो आज थैलेसीमिया सिर्फ हमारे लिए एक बीमारी नहीं, एक चैलेंज भी है जो सिर्फ एक फ़र्द या ख़ानदान के लिए नहीं बल्कि एक पूरे माशरे को मुतासर कर रही है। इसके मुआशी, समाजी, नफ्सियाती असरात जो हैं वो बहुत प्रोलॉन्ग है और ऐसे में एक जामे और मौसर कानून साजी जो है वो नागज़ीर हो चुकी है, जो बीमारी के फैलाव को रोके भी और आगाही भी पैदा करे और साथ साथ जो कबल इस वक्त तशख़ीस है उसके दरवाजे भी खोले। हुकूमत पंजाब ने जी थैलेसीमिया की रोकथाम और कंट्रोल का बिल 2024 एक अहम और बरवक्त कानून साजी है, जिससे ना सिर्फ अवामी सतह पर अगर बात की जाए तो अवेयरनेस आएगी बल्कि इलाज से लेकर तशख़ीस तक की सहूलियात को भी वसअत मिलेगी। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे। सैयद नासिर अब्बास बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजिस्ट हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी आप थैलेसीमिया रिलेटेड जो हमने अभी रिपोर्ट भी दिखाई थी, विद टाइम अवेयरनेस को लेकर और इस बीमारी को लेकर आई थिंक कि हमें अभी मज़ीद बहुत ज़्यादा काम करना है। आप और मैं ऑफियर भी यही डिस्कशन कर रहे थे कि नॉर्मली लोग प्रेफर नहीं करते, लापरवाही बरतते हैं या उनको पता ही नहीं होता। अच्छा देखिए, दुनिया भर में ना
बीमारियां दो तरह की हैं। एक वो बीमारियां जिनसे बचा जा सकता है और वो बीमारियां जिनसे नहीं बचा जा सकता, जो हमारी मजबूरी है। तो दुनिया भर में जिन बीमारियों से बचा जा सकता है, जिसमें वैक्सीनेशन आती हैं, मीजल्स की, मम्प्स की, ये वो बीमारियां जिनसे बचा जा सकता है। तो दुनिया प्रिवेंशन, जिससे पोलियो है, यानी कि बहुत बड़ी तकलीफ की बात है कि एक बीमारी जिससे बचा जा सकता है और फिर भी हम उससे ना बचें। तो ये ज़्यादती है हमारी फैमिली के लिए भी, और शायद हम खुदा के सामने भी जवाब देंगे कि बच सकते थे, क्यों नहीं बचे हम लोग। तो थैलेसीमिया भी उन्हीं बीमारियों में से है। थैलेसीमिया वो बीमारी है जिसमें आपके बच्चे को, पेशेंट्स को बार बार हर महीने खून लग रहा होता है, क्योंकि ये वो बीमारी है जिसमें खून हर महीने ख़त्म हो जाना होता है। अच्छा, इस बीमारी में जो चीज़ बड़ी काबिल गौर है वो ये है कि ये बीमारी सिर्फ उसी सूरत में बच्चे में आती है जब माँ और बाप दोनों कैरियर हों। दोनों कैरियर, एक कैरियर होने से अगर एक भी कैरियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल ठीक है। इसलिए ये तो इसको बीमारी को रोकना तो बहुत आसान काम है कि अगर जब भी शादी हो गई है कोई एक पार्टनर भी टेस्ट करा ले। अच्छा, ये टेस्ट भी मैक्सिमम 1000 रुपीज़ का है, कोई बहुत कॉस्टली टेस्ट भी नहीं है। एक टेस्ट करा के बस ये देख ले कि कहीं मैं कैरियर तो नहीं हूँ। अगर वो कैरियर है, और एक बात बताऊँ, कैरियर होना कोई बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान की तकरीबन को 5 to 10% आबादी कैरियर है। पेशेंट यानी जिसे हम थैलेसीमिया कैरियर को थैलेसीमिया माइनर भी कहते हैं, ये कोई बीमारी नहीं है, वो बिल्कुल नॉर्मल इंसान होता है और नॉर्मल ज़िंदगी गुजारता है। लेकिन जब उसका पार्टनर भी कैरियर हो जाता है तो कोई 25% चांस हो जाता है कि बच्चे में बीमारी ना आ जाए। ठीक है। तो इसलिए ये टेस्ट जो हम अब कानून साजी भी कर रहे हैं शादी से पहले, कि अगर एक पार्टनर भी करा ले और देख ले कैरियर नहीं है तो इस बीमारी के आने का कोई चांस नहीं आने वाले बच्चे के अंदर। तो इसलिए ये लाजमी होना चाहिए। ये हम बड़े अरसे से कोशिश कर रहे थे, गवर्नमेंट से भी कोशिश कर रहे थे। जब बच्चा पैदा हो जाता है ना थैलेसीमिया का, तो उसके ऊपर करोड़ों रुपए तकरीबन लग जाते हैं उसके पूरे इलाज में। बार बार खून लगवाओ, उसके बाद उसकी चेलेशन करो और उसके ये, लेकिन फिर भी बच्चों की जान बड़ी मुश्किल से बचती है। तो दुनिया भर में तो बीमारियां ख़त्म होती जा रही हैं। हमने ये फैसला बड़ी लेट किया है, लेकिन देर है दुरुस्त है। अल्लाह करे कि हम इस फैसले पे कायम रहें और इस पे इम्प्लीमेंट करते रहें। यस, अब दूसरा मरहला जो इंपॉर्टेंट आएगा कि पाकिस्तान में कानून तो बन जाते हैं मगर बदकिस्मती से बाज़ औक़ात उन पर अमल नहीं होता। तो इस पर अब टाइम आ गया है कि अब अमल दरामद होना चाहिए। और अगर ये अमल दरामद 5-10 साल भी होते, बीमारी पाकिस्तान से इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, थैलेसीमिया मेजर और माइनर, थोड़ा सा हमें डिफरेंस भी बताएं। और अगर आपने जैसे कहा कि एक पेरेंट या कोई भी होने वाले पेरेंट्स जो हैं वो कैरियर है तो कोई ख़तरा नहीं है। नॉर्मली पीपल आर वेरी रिलक्टेंट कि वो अब शादी से पहले इस तरह का किसी से एक्सपेक्ट करें या कहें कि जी हमने टेस्ट कराना है। किस सूरत में, और ये टेस्ट आपने जैसे कहा कि अब जब हमारे हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं तो रेशो क्या है, चूँकि आप खुद भी एज ए डॉक्टर ऑब्जर्व कर रहे होंगे, और साथ साथ मेजर और माइनर का डिफरेंस भी। अच्छा देखिए, मैंने मेजर और माइनर को पहले बताया। माइनर मीन्स आप सिर्फ कैरियर हैं। अच्छा ठीक है। माइनर मीन्स कि आप को खुद कोई बीमारी नहीं है, लेकिन अगर आपका पार्टनर भी माइनर हुआ तो बच्चे में मेजर आ जाएगा। मेजर मीन कि ब्लड लग रहा है, और माइनर मीन कि सिर्फ जीन्स के अंदर एक जीन इन्वॉल्व है और दूसरा बिल्कुल नॉर्मल है। तो माइनर इज़ नथिंग। माइनर को आप इग्नोर कर दें, माइनर बिल्कुल नॉर्मल इंसान होता है। माइनर के साथ जो मर्जी लोग शादी भी करें, बच्चे भी करें, खेल सब कुछ। माइनर इज़ नथिंग। हाँ, मेजर का मतलब यह है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रही है। अब ये पेशेंट जो है मेजर थैलेसीमिया मेजर का, इसको इलाज की ज़रूरत है। इसको इलाज को या तो ब्लड लगेगा, जब ब्लड ज़्यादा लगेगा तो आयरन की इजाफा होगा, आयरन की कमी करनी पड़ेगी, या फिर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। या एक नई दुनिया में आ गई है जो जीन थेरेपी आ गई है, जो पाकिस्तान में अभी मुमकिन नहीं है, क्योंकि इसकी कॉस्ट तकरीबन कोई 97 करोड़ के करीब है, जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट दुनिया भर में। तो लेकिन ट्रांसप्लांट इज़ ऑप्शन। तो मेजर का मतलब ट्रांसफ्यूजन लग रही है, खून लग रहा है। माइनर इज़ कोई बात नहीं। अच्छा, दूसरे नंबर पर यह कि आपने इस तरह बात की कि लोग बहुत रिलेक्टेंट हैं। अच्छा, लोग रिलेक्टेंट हैं दूसरे को कहने के लिए। लेकिन ना, अगर फ़र्ज़ करें मेरी फैमिली में कहूँगा यार अपना टेस्ट कराओ, मुश्किल है, अपना तो करा सकता हूँ ना। खुद चुप करके जाऊँ एक लेबॉर्ट्री में करा लूँ, कोई ना पूछने की ज़रूरत है, ना बताने की ज़रूरत है। इसलिए बजाय इसके क्या हम अगली फैमिली से कहें कि टेस्ट कराओ, भाई अपना खुद करा लो। अगर आप माइनर नहीं हो तो आपको किसी से कहने की ज़रूरत भी नहीं है, ना अगली फैमिली से कहने की ज़रूरत है कि आप कराओ, क्योंकि आप नेगेटिव हो। हाँ, अगर आप पॉजिटिव हो, मीन्स बाय पॉजिटिव का मतलब है अगर आप माइनर हैं तो फिर ज़रूर एक दफ़ा कहना चाहिए कि जी कि मैं मेरा ये, तो आप चेक करा के देख लो। ताकि और ज़रूरी नहीं होता फैमिली से कहना, अगर पार्टनर से आपकी थोड़ी बहुत बनती है तो आप खुद भी कह सकते हो कि टेस्ट करें। अच्छा, एक और चीज़, अगर फ़र्ज़ करें फिर भी शादी करनी है, फिर भी लाजमी करनी है कि हम माइनर हैं मगर शादी फिर भी करनी है, ओके। फिर जब आप शादी कर लें तो फिर हम कहते हैं कि प्रेगनेंसी पे 3rd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी पे एक छोटा सा टेस्ट होता है CVS का, वो करा के देख लें कि आने वाले बच्चे में थैलेसीमिया मेजर तो नहीं आ रहा। यानी कि अगर फ़र्ज़ करें दोनों मियाँ बीवी दोनों थैलेसीमिया माइनर हैं और उनके एवरी प्रेगनेंसी में
हर प्रेगनेंसी में 25% चांस होगा कि उनके बच्चे को थैलेसीमिया मेजर है और 50% चांस होगा कि माइनर है, माइनस कोई बात नहीं, बिल्कुल ठीक है, और 25% चांस होगा कि कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यानी कि 75% वो फिर भी सेफ है, 75% वो फिर भी सेफ है, मगर 25% चांस होगा कि कहीं उनके बच्चे में थैलेसीमिया मेजर ना आ जाए। तो इसलिए आइदर अपना टेस्ट खुद करा लो, नेगेटिव आ गए भूल जाओ, अगर खुद पॉजिटिव हो तो फिर ज़रूर कह दो, और अगर करने को फिर भी तैयार नहीं है तो फिर यह है कि शादी के बाद थर्ड मंथ आप जो प्रेगनेंसी है उसके दौरान चेकअप करा लें और एक टेस्ट करा लें। हमने इस पे और भी बात करनी है, मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं डॉक्टर सैयद नासिर अब्बास बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं। थैलेसीमिया के हवाले से हम बात करें। डॉक्टर साहब से बात करने से पहले ज़रा हम किचन में चले जाते हैं क्योंकि वहाँ पर हमारे साथ मुबीन सलीम मौजूद हैं, शेफ़ हैं। अस्सलाम वालेकुम मुबीन। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन फॉर यू। आप क्या? बिल्कुल ठीक। क्या बन रहा है आपके किचन में? आज हमारे किचन में कोहलापुरी हांडी बन रही है और साथ बहुत ही मज़ेदार पराठे बन रहे हैं। पराठे बन रहे हैं? जी बिल्कुल, हांडी बन रही है। जी बिल्कुल। तो थोड़ी सी जल्दी से हमें रेसिपी बता दें। जी मैं इसकी रेसिपी बताता हूँ। इसकी रेसिपी में 3 ऑनियन है, 3 ऑनियन हाफ एंड कट करके इसे जूलियन डाइस में हम कटिंग करेंगे। उसके बाद इसके लिए हमने जिंजर लिया है 3 इंचेस, उसके बाद कोरिएंडर लिए हैं आई थिंक 5 ग्राम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 2 टमाटर्स हैं इसके लिए और तकरीबन 6 से 7 हरी मिर्चें हैं, ठीक है। और ये दही में पकती है। इसकी सबसे बड़ी बात है ये फ्रेगरेंट है, ओके। और इसका प्लस पॉइंट ये है कि इसे हाई फ्लेम पे कुक करना होता है, स्मोकी फ्लेवर होता है इसका, यही इसकी पहचान है। और इसकी जो इन्वेंशन है वो राजस्थान से है। इंडिया। लवली। तो आज हम राजस्थानी डिश खा रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसी है। ठीक हो गया, आप अपना काम जारी रखिए, मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। थैंक यू सो मच। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी हम ब्रेक पे जाने से पहले जिससे बात कर रहे थे, अब थोड़ा सा हम ट्रीटमेंट रिलेटेड बात करते हैं। अब खुदा ना खास्ता किसी बच्चे को थैलेसीमिया हो गया है, पेरेंट्स डिसाइडेड कि हमने इस प्रेगनेंसी को लेके चलना है, बच्चा आ गया दुनिया में, अब वो थैलेसीमिक है, ट्रीटमेंट? देखिए थैलेसीमिया के 3 इलाज हैं, ठीक है। 2 इलाज ऐसे हैं जो आपको सारी ज़िंदगी जारी रखने हैं अगर आप उनको अडॉप्ट करते हैं। तीसरा जो परमानेंट है, बल्कि एक चौथा भी आ गया, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। अब एक बच्चा थैलेसीमिया का आ गया है तो क्योंकि मैंने बताया कि इस बच्चे को रेगुलर खून लगना है। अच्छा, दुनिया में कई ममालिक ऐसे हैं जो रेगुलर खून लगवाते रहते हैं और 40, 50, 60 जितनी लाइफ भी होती है ईयर्स की वो इंसान जीता है। लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पर खून बहुत ज़्यादा साफ वाज़ोक़त अवेलेबल नहीं होता, ये मिलता ही नहीं है। देखिए थैलेसीमिया के मरीजों को हमने देखा, उनके फैमिलीज़ को बेचारे इतना खून मांगते ना, माजरत के साथ लोग बाजू का रास्ता बदल लेते हैं कि यार ब्लड मांगेगा। बिल्कुल सही। इतना मुश्किल है पाकिस्तान में ये ब्लड को बार बार इंतज़ाम करना। बहुत अच्छी जगह हैं जो इंतज़ाम करेंगे मगर स्टिल बहुत मुश्किल है। तो एक तो ऑप्शन ये है कि सारी ज़िंदगी खून लगवाओ, जो ही इसकी HP 10 तक आए दोबारा ब्लड लगवाओ, ताकि उसकी जो है वो HP मेंटेन रहे, उसके सारे हार्मोन्स वगैरह ठीक वर्क करते रहें, और जब उसके जिस्म में फौलाद का इजाफा हो जाए तो उसकी ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए। एक ऑप्शन ये बात। ठीक है। अच्छा, दूसरी कुछ मेडिसिन वगैरह भी हैं। कुछ मेडिसिन वही काम जो ब्लड कर रहा है वो मेडिसिन करना शुरू कर देती हैं कि उसके HB को इम्प्रूव करना शुरू कर देती हैं, और वो तकरीबन को 60-70% बच्चों में वो मेडिसिन काम करती हैं और ब्लड नहीं लगता, मगर मेडिसिन अगेन वो मेडिसिन सारी ज़िंदगी फिर खानी पड़ती हैं। ये नहीं होगा कि आप रोक देंगे और वो ख़त्म हो जाए। तीसरा, अगर आप चाहते हैं कि इसका मुस्तकिल हल हो जाए, मुस्तकिल बीमारी ख़त्म हो जाए, तो वो फिर ट्रांसप्लांट है। ट्रांसप्लांट मीन्स, ट्रांसप्लांट जिस तरह वर्ड से भी जाहिर है कि ट्रांसप्लांट का मतलब है एक ऑर्गन किसी एक जगह से लेना और दूसरी जगह उसको डालना। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट का मतलब ये है कि हम किसी बहन भाई या रिलेटिव से लेंगे। अच्छा, मैं ये बता दूं कि पाकिस्तान में बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो है फैमिली से बाहर से इजाज़त नहीं है, ठीक है। जिस तरह किडनी ट्रांसप्लांट, जिस तरह लिवर ट्रांसप्लांट फैमिली के अंदर से ही लेने हैं, बाहर से ख़रीदा नहीं जा सकता। बिल्कुल ठीक है। तो या जब मैच कर जाता है, कोई बहन भाई मैच कर जाए, इसकी बोन मैरो, पेशेंट की बोन मैरो को ख़त्म कर दिया जाए और किसी डोनर की बोन मैरो इसमें डाल दिया जाए, उसमें मरीज़ तकरीबन 1 साल मेडिसिन लेता है और उसके बाद फिर वो नॉर्मल ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देता है। अच्छा, ट्रांसप्लांट के हवाले से मैं एक और बात बता दूं कि अब ये ज़रूरी नहीं है कि फुल मैच हो, पाकिस्तान में हाफ मैच ट्रांसप्लांट भी हो रहे हैं। फैमिली मेम्बर में से माँ बाप अमूमन हाफ मैच होते ही होते हैं, तो हम अगर फुल मैच डोनर अवेलेबल ना हो तो हाफ मैच ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। तीसरी एक जो नई ट्रीटमेंट अभी आई है, दिस इज़ जीन थेरेपी। जीन थेरेपी जो है दुनिया में भी नई आई है, थैलेसीमिया के लिए आई है कामयाबी से, कुछ पेशेंट्स में अभी हुई भी है। उसमें ये होता है कि आप पेशेंट की अपनी बोन मैरो लेते हो, उसको चेंज करते हो और उसको पेशेंट में वापस डाल देते हो। तो दिस इज अगेन ए ट्रांसप्लांट बट ऑटो ट्रांसप्लांट कि अपने ही जिस्म की बोन मैरो को लिया, उसको चेंज किया, पेशेंट की बोन मैरो खत्म की,
ठीक है। पेशेंट की बोन मैरो ख़त्म करना लाजमी है, चाहे वो एलो ट्रांसप्लांट है, ख़त्म करके ये जो बनी हुई बोन मैरो जो हमने चेंज किया उसको वापस उसकी बॉडी में डाल दिया। तो दिस इज जीन थेरेपी जो दुनिया में चल रही है, लेकिन मैंने जिस तरह पहले बताया था कि कॉस्ट फिलहाल बहुत ज़्यादा है। नहीं, ये तकरीबन मैंने कहा ना कि लास्ट टाइम हमारे एक पेशेंट गया था यूएसए, और तो पाकिस्तानी तकरीबन वो कोई मोर देन 80 करोड़ बन रहे थे। 80 करोड़? यस, इतनी कॉस्ट उसकी बन रही थी जो कि बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद अभी और वैसे भी ट्रायल चल रहे हैं अभी, और हमें नहीं पता कि लॉन्ग टर्म कामयाबी कितनी होगी, लेकिन पाकिस्तान में रहते हुए बिल्कुल ट्रांसप्लांट के ऑप्शन मौजूद है और उसको अवेल किया जा सकता है अगर पेशेंट को थैलेसीमिया हो गया है तो। ठीक है। इन द एंड डॉक्टर साहब, हमारे प्लेटफॉर्म से जाहिर है आप एज अ डॉक्टर बहुत सारे केसेस ऑब्जर्व करते होंगे। फैमिलीज़ का ट्रॉमा अलग है, एक पेशेंट के लिए बड़ा मुश्किल काम है उसको सर्वाइव करना। कुछ भी मैसेज देना चाहें? कैमरा इज ऑल योर्स। देखिए, हम सबको ये कहते हैं कि थैलेसीमिया की अल्टीमेट ट्रीटमेंट प्रिवेंशन है, वो बीमारी जिससे बचा जा सकता है और आप उससे नहीं बचते, यानी कि आपको पता है कि एक चीज़ जो है वो खुदकुशी है, खुदकुशी की तरह, फिर भी आप करने को तैयार हो जाते हैं, तो इसका मतलब है आप खुद भी उसके ज़िम्मेदार हैं और आपने दुनिया और आखिरत में जवाब भी देना, अपने बच्चों को भी जवाब देना है। अगर आपके बच्चे आ जाते हैं इस दुनिया में और वो आप उनको रोक सकते थे कि वो उनको बीमारी ना होती, फिर भी आप करते हैं, तो किसी हद तक आप इसको कहें कि, और अगर आपको पहले से मालूम था, अगर आपको मालूम ही नहीं था वेल कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको पहले से मालूम था तो फिर ज़रूर आपको एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेट ट्रीटमेंट जो है थैलेसीमिया की, जिसे हम कहेंगे वो प्रिवेंशन ही है। जिस तरह दुनिया से मीज़ल्स ख़त्म हो गया है, जिस तरह दुनिया से चिकन पॉक्स ख़त्म हो गया है, जिस तरह दुनिया से पोलियो ख़त्म हो गया है, थैलेसीमिया भी ख़त्म किया जा सकता है पाकिस्तान से, अगर ज़रा सी बस एक छोटा सा टेस्ट करा लें। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, नहीं पार्टनर के कराना चाहते नहीं कराएं, अपना टेस्ट करा लें, और अगर आप में थैलेसीमिया माइनर आ जाता है उसको फिर ज़रा डॉक्टर्स की रहनुमाई में लेते हुए मज़ीद आगे चलने से पहले कुछ टेस्ट पार्टनर के कराएं, और कोशिश करें कि थैलेसीमिया के बच्चा जो है वो उससे बचा जा सके, ना आए। लेकिन अगर थैलेसीमिया के पेशेंट आ ही गया है दुनिया में, ज़ाहिर बात है कुदरत ज़िंदगी है, तो फिर भी उसका इलाज मुमकिन है, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। और पाकिस्तान में ये इलाज बाज़ जगहों में मसलन हमारे पास मुफ्त में भी अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ट्रांसप्लांट की अमूमन कॉस्ट जो होती है 30-35 लाख होती है, लेकिन अब गवर्नमेंट के और डोनर्स की मदद से मुफ्त में भी की जा सकती है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस अगर बच्चा पेशेंट थैलेसीमिया इलाज कराएं, और अगर आपकी फैमिली में कोई आप कैरियर हैं उसे बचने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इतना इन्फॉर्मेटिव सेशन हमने रखा। सैयद नासिर अब्बास बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे जी, थैलेसीमिया रिलेटेड टॉपिक को एड्रेस कर रहे थे। और पाकिस्तान में जो थैलेसेमिक पेशेंट्स हैं उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है। हम कैंपेन्स, अवेयरनेस अपने प्लेटफॉर्म से हमेशा कोशिश करते हैं कि इन टॉपिक्स के ऊपर बात करें, ताकि कहीं ना कहीं हम भी इसमें हिस्सा डाल सकें कि कितना ज़रूरी है। ये सिर्फ एक पेशेंट का मसला नहीं है, उसकी पूरी फैमिली है, एक सोसाइटी है जिससे अफेक्ट होती है। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। PSL की बात ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है? कल लाहौर के अंदर जी मैचेस का आगाज़ हुआ, कल पेशावर ज़ल्मी और हमारे पास यंगस्टर्स आ रहे थे, और वैसे ही क्रिकेट में इन्वेस्टमेंट भी हो रही थी, और जब यंग टैलेंट आता है अपने साथ जो है ना साइड ऑर्डर्स में बहुत सारी चीज़ें साथ लेके आता है। आप तब के नाम देख लें, हसन अली साहब आया था, बाबर आजम हैड एस्टैब्लिश्ड, इमाद वसीम इस लीग ने में दिया, दे वर ऑलरेडी प्लेइंग, शादाब खान डेफिनेटली। तो ये लड़के ऑलरेडी खेल रहे थे, बट सिंस दे वर प्लेइंग, और उसके बाद इस टैग ने प्लेटफॉर्म ने उनको बहुत अपलिफ्ट किया। अब ये है कि अब आप देखिए, पहले PSL के फर्स्ट एवोल्यूशन में इनकी हाइप होती थी, दे यूज्ड टू बी कार्निवल काइंड ऑफ सिचुएशन के शहर में, जिस शहर में नहीं भी हो रहा वहाँ पर भी आप फेशियल्स लग रहे हैं, ब्रांडिंग हो रही है। यहाँ पर PCB का रिवर्स गियर है, इट नॉट अबाउट ओनली दिस PCB, जो भी इसे 2-3 साल पहले में काम सारे होते रहना है, जिसकी वजह से आप चैंपियंस ट्रॉफी को देख लें, इस पर हाइप नहीं आपकी बनी। PSL वाज नो डिफरेंट, हमारा अपना ब्रांड था, वी शुड हैव लिफ्टेड इट अप। और फिर जिस तरीके से टीम्स का मिक्स बनाया गया ना, जब इनकी जो टीम्स बनाई गई हैं, तो क्लियरली लगता है कि 2 फ्रेंचाइजेस ने तो वो वैसे प्लेयर्स का मिक्स ही पिक नहीं किया। हालांकि लोग कहते हैं कि PSL और IPL को इन टेंडम नहीं होना चाहिए, मैं कहता हूँ ये हमारे लिए बेहतर था, बिकॉज जो प्लेयर्स उनके पास नहीं गए थे और स्टिल दे वर इन द रैंकिंग, तो वो हमारे पास आ रहे थे। अब आप यहाँ देखिए कि आपके पास बॉलर सिर्फ आपको एक फास्ट बॉलर नजर है, अली रजा, जो पेशावर ज़ल्मी से खेल रहा है, दैट बॉय इज बॉलिंग एट 145 क्लिक्स। उसके अलावा आपके पास कोई आपको बडिंग क्विक बॉलर नहीं नजर आया। PSL की लीग हमारी थी बॉलर्स बेस्ड लीग। एक लड़का आ गया, दूसरा हसन अली फॉर्म में वापस आया, बट ही इज अ सीजन प्रो नाउ। बैटर्स में से आप मुझे कोई 2 बैटर्स बता दें जिसने 200 के स्ट्राइक रेट से स्कोर किया हो। ऑन द कॉन्ट्री, जो आपके पास जेम्स विंस था फ्रॉम कराची, यू मे से कैडमोर, आई थिंक अगेन फ्रॉम साउथ अफ्रीका,
ये वो लोग हैं जो कि फॉरेन प्लेयर्स हैं, और जब तक आपका लोकल प्लेयर डजंट राइज टू द ओकेजन तो वो फिर उसकी वैल्यू ख़त्म होती है। फिर साइम ने शुरू में अच्छी इनिंग्स खेली, लेकिन जो उनकी फ़ैन फॉलोइंग थी ना, उस हिसाब से PSL के मैचेस वो प्रॉमिस नहीं कर सके। अगर आपने टूर्नामेंट का टारगेट लगा दिया है, अगली टीम जो है उससे सो एक्सेप्ट फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड जिनका मिक्स अच्छा है, जिनका ओपनर फरहान भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इमाद वसीम एज ए बॉलर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और साथ ही साथ में कॉलिन मुनरो इज आल्सो परफॉर्मिंग। उन टीम्स का जो है ना, उसके साथ की मुझे कोई भी टीम मैच करती नज़र नहीं आ रही। सो ओवर एंड अबव स्टैंडर्ड ऑफ गेम भी इतना अच्छा नहीं है, और जब तक आप वो यंगस्टर्स की वैसी लॉट नहीं आती रहेगी तब तक वी कांट। कल का मैच पेशावर ज़ल्मी वर्सेस लाहौर कलंदर्स, जब लाहौर में चूँकि कल से मैचेस स्टार्ट हुए, पहला मैच था कदाफ़ी स्टेडियम के अंदर कराची, और जबकि मुल्तान और पिंडी स्टेडियम की बात कर रहे हैं तो पिचेस मुख्तलिफ बिहेव करी थी। लाहौर की पिच ने भी, डू यू थिंक कि उसी तरह से बिहेव किया या डिफरेंट था कुछ? पिच रीडिंग जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह बेसिकली इट्स एन आर्ट, और ये हर बंदा रीड नहीं कर सकता, और लाहौर की पिच ने ट्रेडिशनल एक्ट नहीं किया बिकॉज इट वाज सीमिंग, इट वाज हेल्पिंग द क्विक बॉलर्स। बाबर ने टॉस जीता, ही ऑप्टेड टू फील्ड फर्स्ट, और जस्ट टेक अवे कल के मैच से एक खुशी है कि बाबर ने आफ्टर एजेस किसी मैच को एंड तक लेके गया और जिताया। अगर वो रिव्यू ना लेता तो बाबर फिर जो है ना 15-20 पे आउट हो जाता। सो बाबर बीइंग अ लोकल बॉय, लेकिन लाहौर कलंदर्स का ग्राउंड था। इन टीम्स का ना एक आपको मैं कंपैरिजन बताता हूँ। सिंस 2023 इस मैच से पहले दे हैड प्लेड 5 मैचेस, जिसमें से एक साल में एवरी ईयर दे यूज्ड टू वन टीम यूज्ड टू विन ईच मैच। तो 23 में एक ज़ल्मी जीता, एक लाहौर जीता, 24 में ज़ल्मी जीता, लाहौर जीता। 2 मार्च 24 का भी मैच था, वेंट ऑल रेन्ड आउट। तो वो 5 मैचेस में से 2-2 बराबर थे। अब जाके जो है ना पेशावर ने अगर वो ये मैच ना जीतते तो वो प्लेऑफ से जो है ना तकरीबन पीछे हो गए थे। तो इट माइट बी अ डेंट फॉर लाहौर कलंदर्स बिकॉज दे बॉलिंग डिडंट फॉल्टर देम दिस टाइम अराउंड, बैटिंग ने उनके काम नहीं किया। अब आप देखें 40 के रन्स पे 44 पे आपके 5 आउट हो जाएंगे, सो यू हैड नो प्लेस टू गो। यहाँ पर मैं ज़रूर कहूँगा हुसैन तलत हैज़ बीन अ रेवलेशन। इस्लामाबाद यूनाइटेड से ज़ल्मी में मूव हुआ है, और उसने जो बाबर के साथ जो पार्टनरशिप लगाई है ना, वेयर हारिस वाज बॉलिंग क्विक, शाहीन वाज बॉलिंग वेल, बट लाहौर लैक्ड अनदर पेसर। उनका एक लड़का है अहमद दानियाल, अच्छा दे आर नॉट प्लेइंग है, हालांकि दैट बॉय इज क्विक, और T20 में अनलेस नेटली यू हैव अ थर्ड क्विक बॉलर। तो क्यों, क्या वजह है? व्हाट डू यू थिंक? आई डोंट नो, ये तो राना साहब आपके लास्ट मीट शो पे था, उनसे पूछेगा। मैंने उनको मैसेज भी किया था। तो आई थिंक कुछ मिक्स में मसला है, लेकिन मुझे कल की मैच का एक हाईलाइट जहाँ बाबर की इनिंग्स थी, जहाँ उसके कवर ड्राइव अच्छे लगे हमें, ऑल्दो उसके टॉप एज पे छक्का हुआ, लेकिन ही शोड द इंटेंट। वहाँ मुझे शाहीन की कैप्टनसी अच्छी लगी। हारिस इज नेवर कंफर्टेबल बॉलिंग अप फ्रंट, अटैक नहीं कर सकता नए बॉल से। उसको उसने नया बॉल दिया, जिसकी वजह से दे मैनेज टू गेट कैडमोर्स विकेट, क्योंकि बहुत बड़ी विकेट थी, वहीं से उन्होंने टारगेट ओपन किया था। लेकिन आई थिंक कि पेशावर ज़ल्मी जो है ना, मुझे लगता है कि प्लेऑफ्स में शायद किसी टीम को जो है ना वो सरप्राइज कर सके। अच्छा, इफ देयर इज अ टीम दैट कैन सरप्राइज इस्लामाबाद यूनाइटेड, इफ विद दिस माइंडसेट, बिकॉज बाबर से हमें एक ही चीज़ चाहिए थी। चले मैं आज थोड़ी बाबर की अच्छी बात भी कर रहा हूँ। आई हैड मेड अप माइंड कि आई एम नॉट गोना बी क्रिटिकल ऑफ हिम, बिकॉज उसको कोई मेंटल रोड ब्लॉक हुआ है। ही नीडेड टू फाइंड हिमसेल्फ, और एक विक्ट्री जिसका पार्ट हो आप रोप क्रॉस करें, उससे बेहतर कोई फीलिंग नहीं है। अगर बाबर क्लिक किया, साइम पे 2 इनिंग्स ड्यू हैं, तो वी कैन मेक इट। ओके परफेक्ट, थैंक यू वेरी मच ज़ीशान, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। इन द एंड जी हम ज़रा शेफ़ की तरफ जाएंगे, खाना रेडी हो गया, फिर मुझे ब्रेक लेनी है। मुबीन, क्या प्रोग्रेस है, खाना बन गया? अरे वाह, इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन हमें ज़रा इस तरफ टेबल पे रख के दिखा दें, और साथ आपने तो पराठे भी बना लिए हैं। जी पराठे भी रेडी हैं हमारे। सॉरी या अच्छा जी, हमें फाइनल प्रेजेंटेशन दिखा दें, और ये खाना बिल्कुल रेडी हो चुका है। सो दैट्स हाउ इट इज़। बेहतरीन। आपने इसकी गार्निशिंग किस चीज़ से की है? इसकी गार्निशिंग में हमने ग्रीन चिली यूज़ की है, और जिंजर यूज़ किया है हमने, और इसमें हमने जो है फ्रेश कोरिएंडर यूज़ किया है। ठीक है। और इस पे क्रीम भी आपने यूज़ किया है? जी, क्रीम नहीं, योगर्ट यूज़ किया हमने ऊपर ड्रिजलिंग के लिए। जी ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए जी। मुबीन सलीम हमारे साथ मौजूद थे, ज़ीशान राना थे। हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। प्रोग्राम का बिल्कुल आखिरी हिस्सा है, मुझे क्लोजिंग करनी है, लेकिन हमने आपको एक सेगमेंट दिखाना है। आपको पता है अंदरून लाहौर के अंदर जहाँ पे हमारी तहजीब, सकाफ़त और बहुत सारी चीज़ों के एविडेंसेस मौजूद हैं, उसको रिवाइव और बेहतर करने के लिए या उसकी जो असल एसेंस को बरकरार रखने के लिए जी ज़िले इंतज़ामिया ने उसको रिवाइव करने का फ़ैसला किया। उस मकसद के तहत बहुत सारी चीज़ों को गिराया जाएगा, मिसमार किया जाएगा। तो ऐसे में वहाँ पे जो मौजूद ताजिर बरादरी हैं उनके अपने बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उन तहफ़्फ़ुज़ात को लेके उस पर भी आपको इस रिपोर्ट में हम दिखाएंगे कि वो क्या चाहते हैं और इस पेशरफ पे ज़िले हुकूमत क्या सोच रही है, किस तरह से वो इसको रिवाइव करेगी। इस हवाले से भी जो हमारे नुमाइंदे हैं दानिश मुनीर वो हमें बता रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है। इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी अब मंडे को। कल परसों आप हमारा बेस्ट ऑफ देख सकेंगे और फीडबैक आपने हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर लाजमी देना है। आप ये सेगमेंट देखिए और मैं आपसे मिलूंगी अब मंडे को। अच्छा, बिल्कुल लाहौर की कदीमी हालत को बहाल करने से मुतालिक जो सर्कुलर रोड पर कदीमी दीवार जो है वो खड़ी करने का मंसूबा वॉल सिटी अथॉरिटी की जानिब से बनाया गया है। लाहौर के 12 दरवाज़ों के अतराफ़ से जो तजावुज़ात, मकान, दुकानें हटाने का मंसूबा रखा गया है। कुल लाहौर के 12 दरवाज़ों से 2200 के करीब जो है वो दुकानें हटाए जाने का मंसूबा तैयार किया गया है। ऐसे में ताजर बरादरी में खासी तशवीश की लहर मौजूद है। हम इस वक्त जो है वो लाहौर की कदीमी मार्केट में मौजूद हैं। शाह आलम मार्केट, उसी के साथ रोशनाई गेट और इनके दीगर जो दरवाजे हैं 12 दरवाजे, जिनमें रोशनाई गेट है, मस्ती गेट है, कश्मीरी गेट है, शेरावाला गेट है, यकी गेट, दिल्ली गेट और अकबरी गेट, मोची गेट समेत शाह आलम मार्केट के जो अतराफ़ के जो जितने भी 12 दरवाजे हैं उनसे तजावुज़ात हटाई जाएंगी। इस वक्त ताजर बरादरी की एक बड़ी तादाद जो है वो हैजान किसी कैफियत में मौजूद हैं। उन्हीं से बात करते हैं, उन्हीं से जानते हैं कि वो हुकूमत के इस इक़दाम से मुताल्लिक़ क्या इज़हार ख़याल रखते हैं, इस वक्त उनकी क्या कैफियत है, कारोबार से मुताल्लिक़ उनके क्या इज़हार राय है, उनसे जानते हैं। सही बताइएगा कि हुकूमत की जानिब से दुकानें हटाए जाने का फ़ैसला किया गया है, इस पे आपके नफ्सियात पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं और आपकी माली हाल सूरत हाल कैसी जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली बात तो ये है कि ये हुकूमत ने जो रातों रात इसका जो नोटिस दिया है कि जी इसको हमने दुकानें मिसमार करनी है, हमारा करोड़ों रुपए का काम है, 5-6 मुलाजिम हैं मेरे पास काम करने वाले, हम कहाँ पे जाएंगे? जो हमारे साथ जो लेबर काम करती है वो कहाँ पे जाएंगे? हमारा रोज़गार कहाँ से चलेगा? हम कहाँ से सर्वाइव करेंगे? वो कहते हैं रातों रात दुकानें तोड़नी है, हम किस तरह अपना सिलसिला चलाएँगे, किस तरह कारोबार करेंगे हम? हुकूमत की जानिब से कोई अल्टीमेट नहीं दिया जा रहा, कोई आपसे मुज़ाकरात नहीं किए जा रहे, कोई बात इस चीज़ से मुताल्लिक़? नहीं, किसी चीज़ का कोई मुज़ाकरात नहीं, कोई अल्टीमेटम, कोई बातचीत नहीं फ़िलहाल हो रही। उन्होंने कहा ये काम करना है। सर, आप सदर हैं, ओवरऑल ताजर बरादरी की नुमाइंदगी करते हैं यहाँ पर, आपसे भी कोई रब्ता नहीं किया गया अभी तक? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये लहर मंसूबा जो है ना, ये ताजरों पे कहर बन के नाज़िल हुआ। 7000 दुकानों का मतलब 70,000 ख़ानदान है। हुकूमत हमसे टेबल टॉक पे तो आ रही है, लेकिन हमें यहाँ से हटाने की प्लानिंग कर रही है, जो कि आज आप अपने इंटरव्यू में देखेंगे कि कोई ताजर भी यहाँ से हटने को तैयार नहीं है। तो हमारी हुकूमत से गुजारिश है कि ये अपने मंसूबे को रिव्यू करें और इन ताजरों के मुस्तकबिल के बारे में सोचें। क्या मुस्तकबिल के तौर पे आप बतौर नुमाइंदा इनके, अगर हुकूमत आपसे बात करती है तो क्या आप उनके सामने मुतालबात रखेंगे, कोई हल देंगे या इन्हीं दुकानों को कायम रखने का मुतालबा उनसे करेंगे? जी, हमारा मुतालबा तो यह है कि जो आपने रिवाइवल करनी है हेरिटेज की, तो वो बेस लाइन हमारी दुकानों को ही बना लें। यहाँ से आप हेरिटेज को लेकर चल पड़े, यहाँ से जो आपने डिज़ाइनिंग करनी है यहाँ से कर लें, हमें हमारा कारोबार करने दें। देखिए, ये तीसरी नस्ल यहाँ पे आ चुकी है, अरसा 70 साल से ये कारोबार हमने अपने खून पसीना लगा के बनाए हैं। हुकूमत ने हमें ये सिर्फ ज़मीनें दी थी और ये बिल्डिंगें, ये दुकानें, ये हमने अपने पैसों से बनाई, और 50 साल का कारोबार मैं कैसे छोड़ दूँ एक दिन में? हुकूमत ने खुद ही आप लोगों को ज़मीन दी और अब खुद ही गिराने की तरफ जा रही है, इस पे आप लोगों ने उनसे कोई बातचीत नहीं की इस हवाले से? जी, इसके लिए हमने पूरा एक कमीशन बना के डीजी वॉल सिटी और कमिश्नर साहब से हमने डिस्कस की हैं। वो हमारे साथ अल्टरनेट की बात करते हैं, वो हमारे मुआशी कत्ल की तरफ जा रहे हैं। वो ये नहीं सोच रहे हैं कि ये 50 साल से कारोबार करने वाले लोगों के पास अल्टरनेट कोई नहीं है, ये यहाँ ही कारोबार कर सकते हैं, क्योंकि मेरे से मुल्हका मार्केट भी मेरे जैसा ही कारोबार कर रही है। अगर वो सेंटर वाली पट्टी को उड़ा देंगे तो मेरा कारोबार सामने वाली और पीछे वाली मार्केट टेक ओवर कर लेगी। तो ये तहफ़्फ़ुज़ात हमने उनके आगे रखे हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई। और भी ताजिर हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइएगा, आप इस सारे मंसूबे को और हुकूमत का जो ऑपरेशन है, इसको किस नज़र से देखते हैं? देखें, हुकूमत अपनी जगह पे जो फ़ैसले कर रही है वो दूसरे जो जिनकी दुकानें हैं, जिनके बेरोज़गार हैं, वो उनको नहीं देख रही।
वो उनको कोई फंडिंग हुई है या IMF से कोई पैसे आए हैं तो वो सिर्फ अपने मामलात को देख रही है। अपने मामलात को देखने की बजाय उन्हें आवाम को भी देखना चाहिए। देखें, जिस तरह आप इन चीज़ों को सेव कर रहे हैं, हमें भी सेव करना है। हम भी पाकिस्तानी शहरी हैं, हमारे भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको भी देखना चाहिए। देखें, हमारे साथ कई ख़ानदान जुड़े हुए हैं। 7,000 दुकानें हैं। 7,000 दुकानों पे अगर आप 2 भी मुलाजमिन लगाएं तो ये 21,000 ख़ानदान बनते हैं और ये लाखों में तादाद जाती है। सारे बेरोज़गार होंगे, कोई चोरी की तरफ जाएगा। देखें, हर बंदे ने अपना घर का ख़र्चा चलाना है। कोई बेरोज़गार होगा, चोरी की तरफ जाएगा, दहशतगर्दी की तरफ जाएगा। तो ये भी मामलात गवर्नमेंट को देखने चाहिए कि खाली वो अपनी ये इनको सेव कर रही है, बाकी आवाम का भी ख्याल करना चाहिए उनको। आवाम का भी ख्याल करना चाहिए। जो यहाँ पर ताजर बरादरी काम कर रही है उनसे मुतल्लिक भी सोचा चाहिए। और भी हमारे साथ अफराद मौजूद हैं। बुजुर्ग, आप बताइएगा कि नवाज शरीफ साहब को तो ताजर दोस्त समझा जाता था और ये लहर मनसूबा भी उन्हीं के नाम से है, वही इसके चेयरमैन है। उन्हीं की तरफ से ये ऑर्डर दिया गया कि भाई जनाब उड़ा दें सब कुछ और ज़ीरो टॉलरेंस पे। क्या कहेंगे आप? सर ये देखें ना, अगर आप इसके बदले भी कुछ देते हैं तो वो सरवाइव नहीं कर सकते आदमी, क्योंकि हमें 50-50 साल हो गए इन दुकानों पे काम करते हुए। बड़ी मुश्किल से हम स्टेबल हुए। अब स्टेबल हुए, नई जगह पे जाएंगे, उसको स्टेबल कैसे करेंगे? उसको करने के लिए फिर हमें 20-25 साल चाहिए होंगे। 20-25 साल रोज़गार नहीं मिलेगा, कैसे चलेंगे? हम कैसे सर्वाइव करेंगे? हमारे मुलाजमीन कैसे सर्वाइव करेंगे? अगर कोई दूसरी जगह देते भी हैं तो फ़िलहाल तो उसके भी कोई ऑप्शन नहीं है। हम तो ये जगह छोड़ने के हक़ में नहीं है किसी तो हमारा रोज़गार 50 साल से हमने स्टेबल किया है। एक निस्फ सदी जो अब अपने कारोबार को स्टेबल करने में इन्होंने लगाई है। मज़ीद हमारे साथ मौजूद हैं। क्या पैगाम देंगे जी हुकूमत को? क्या मुतालबात हैं आपकी जानिब से? क्या कोई नज़र करम की अपील है आपकी जानिब से? क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। यार, नज़र करम में हमने क्या कहना मियाँ साहब हमने तो उस दिन भी कहा था कि हम तो 87 के आपके वोटर हैं और वो एक गाना याद आ गया है, अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियाँ। ठीक है, दोस्त ने वो काम किया जो दुश्मन भी ना करे। अब और इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? एक नस्ल गुजर गई है, 2 नस्लें हो गई हैं। ये सिर्फ प्लास्टिक नहीं है या सिर्फ मार्केट नहीं है, यहाँ पे लाखों से भी नहीं है, बहुत बेहाल लोग हैं जो काम करते हैं। सेलमैन आते हैं, बुजुर्ग हैं जो रिटायर हैं, जो जॉब भी करते हैं और जो पार्ट टाइम काम भी करते हैं। लाखों लोग हैं, ये 10, 20, 25 हज़ार नहीं हैं। और इसके अलावा जितना माल यहाँ से मार्केटों में या आपकी पूरी पट्टी की पट्टी जो सी है ना, पूरे पंजाब में, सिंध में, यहीं से सारे माल जाते हैं। अगर यही मार्केटें आपने ख़त्म कर दी, क्या है, नहर बनानी है या आपने बाग बनाना है, जो मियाँ साहब पहले बाग बने हुए ने उन्होंने तो मेनटेन कर लो। समनाबाद च किन्ने बाग ने, 4 बाग उन्हें चो मेनटेन कर लो। ठीक है, उत्थे बच्चों के खेडन की जगह बन जाए, बच्चों के क्रिकेट की जगह बन जाए। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਗ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਬਦਰੋਂ में ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ठीक है ना, फिर उन्होंने भी ठान जाओगे कि भाई असी सारा शहर दहाना है। जी, आपकी जानिब से जैसे अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे थे और बुज़ुर्ग मौजूद हैं, आप बताइएगा आप क्या मैसेज देना चाहते हैं इस सारी सूरत हाल पर, किस तरह से देखते हैं? बात यह है कि ये कोई आज का मसला नहीं है, ये हमें यहाँ पे इन्होंने ख़ुद बिठाया, ख़ुद लाए। आखिर ये जब ये बिल्डिंग्स बनी, ये सब कुछ बना, ये सारे महकमे, हर चीज़ जो थी वो उनके सामने हुआ। किराए लेते रहे, कभी नज़ूल को है, कभी कॉरपोरेशन को है। तो आज अचानक आके कि ये जो उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि इनको गिरा दें, तो ये बेशुमार लोगों के रोज़गार का मसला भी है। इस खूबसूरती को या कि यहाँ पे कितना टूरिज़म हो जाएगा, टूरिज़म यहाँ पे मेरा नहीं ख्याल के होगा। ये तो एक अपना एक विज़न है कि जी कि इसको ये खूबसूरत बनाना है। अब ये देखें ना कि अगर खूबसूरत बनाना है तो उस पर एक माशी तौर पे लाखों लोग जो हैं, लाखों लोग वो इफ़ेक्ट होंगे। तो इस पर कुछ तवज्जो करें, कुछ इसको सोचें, कोई बैठ के हमारे साथ लाया अमल तय करें, देखें। ये ना करें इस तरह के कि जी आज, क्योंकि ये इतने अरसे से बन रहा है, उस वक्त तो किसी को कोई ख्याल नहीं आया। जैसा कि आपने सुना, यहाँ पे ताजर बरादरी की जानिब से नहीं तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है कि गवर्नमेंट की जानिब से खुद साख्ता ये ज़मीनें दी गई, किराए वसूल किए गए और ये बाकायदा तौर पे मार्केट को आबाद करवाया गया।
मेरे अक्का में भी देखा जा सकता है इस वक्त यहाँ पर आबाद दुकानें मौजूद हैं, ताजर बरादरी कारोबार कर रही है, लेकिन मौजूदा फैसले की तनाजुर में जो एक लहर है यहाँ पे तशवीश की लहर मौजूद है, हिजान किसी कैफियत मौजूद है। और यहाँ पर बार बार ताजर बरादरी की जानिब से यही मुतालबा किया जा रहा है कि हुकूमत वक्त जो है वो अपने इस फैसले पर नज़र सानी करे, इसी मार्केट को हेरिटेज डेवलपमेंट कर दे और इसी को ही तारीख़ी मकामात में तब्दील करते हुए इस मनसूबे का रुख जो है वो तब्दील करते हुए ना सिर्फ मुआशी कत्ल से बचा जा सके बल्कि तारीख़ी मकामात की बहाली का भी मनसूबा किया जा सकता है।